गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेन मोटिव है आपको सिखाने का बेटा। ठीक, तो आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं बेटा, जो लेक्चर नंबर 2 है, एटम का जो सेकंड पार्ट है उससे रिलेटेड बेटा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आई होप फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपने अच्छे से समझ ली होगी, देख ली होगी और नोट्स बना लिए होंगे बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को बेटा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे लिए सरप्राइजेस हैं बेटा। बहुत ध्यान से देखेंगे। लास्ट अपने टॉपिक में बेटा हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल समझा था बेटा, और ये देखा था कि उस मॉडल में कितनी कमियां थी बेटा। ठीक, अब उन कमियों को देखते हुए जो नील्स बोर थे, इन्होंने उसमें कुछ इंप्लीमेंट किए थे बेटा। अब इन्होंने क्या इंप्लीमेंट किए थे, चलिए आइए उसको देखते हैं। बहुत ध्यान से समझना। बोर एटॉमिक मॉडल बेटा, तो आज का टॉपिक है बोर एटॉमिक मॉडल बेटा। बोर ने 3 पॉस्टुलेट दिए बेटा। बोर ने 3 पॉस्टुलेट दिए। अपने पहले पॉस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा कि ये न्यूक्लियस है बेटा। ध्यान से देखेंगे, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, जबकि इसके बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जबकि इसके बाहर जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट ऑर्बिट्स में बेटा। तो अपने पहले पोस्टुलेट में बोर ने ये कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व करता है बेटा इन अ नॉन रेडिएटिंग फॉर्म बेटा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ जब चक्कर काट रहा होगा तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। ठीक, एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा बेटा। और यहां पर जो है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो कूलम्ब्स फोर्स प्रोवाइड करवाएगी। कैसे? अरे भाई, प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, तो जब इन दोनों पे अपोजिट चार्ज है तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी जो इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी, और जिसका रिजल्ट ये होगा बच्चा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटेगा। ठीक, तो पहले पोस्टुलेट में बोर ने यही कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन stable non-radiating circular orbits and necessary centripetal force is supplied by Coulomb's force बेटा। ठीक, कि यहां पर जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कूलम्ब फोर्स प्रोवाइड करवाएगी बेटा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चा। अब अगर हम यहां पर कूलम्ब्स फोर्स देखते हैं, कूलम्ब्स फोर्स देखते हैं, तो F इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर बेटा। तो पहला चार्ज पार्टिकल हम एक न्यूक्लियस को कंसीडर कर रही है, तो हो जाएगा ZE इंटू दूसरा चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन बाय R स्क्वायर बेटा। पहली इक्वेशन। नाउ नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, और सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय आर बेटा, mv स्क्वायर बाय आर बेटा। ये भी फोर्स, ये भी फोर्स। इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड बेटा। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर बेटा। आर से आर कैंसिल। ठीक, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाय आर बेटा। नाउ इट इज इक्वेशन थर्ड बेटा। ठीक, अब ये तो भाई बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा, चलिए उसको देखते हैं बेटा। सेकंड पोस्टुलेट ध्यान से देखिएगा। ओनली those orbits are possible in which angular momentum is an
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 पाई बेटा। सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे बच्चा जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, NH/2 पाई का बेटा। कहने का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम mvr दैट इज इक्वल टू NH/2 पाई बेटा। ठीक, एक बात समझ लेना बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है एक डेफिनेट ऑर्बिट में, तो इसका अपना कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। भाई इलेक्ट्रॉन का मास भी है, उसकी कुछ वेलोसिटी भी है, और जिस ऑर्बिट में ये चक्कर लगा रहा है उस ऑर्बिट की अपनी एक पर्टिकुलर रेडियस है बेटा। तो हमें यहां एंगुलर मोमेंटम mvr की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू NH/2 पाई बेटा। इट इज इक्वेशन थर्ड। नाउ इट इज इक्वेशन 4। बच्चा बहुत ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन 4 का स्क्वायर करा हमने और इसको डिवाइड कर दिया इक्वेशन 3 से बेटा। इक्वेशन 4 का हमने स्क्वायर करा और इसको डिवाइड कर दिया इक्वेशन 3 से बेटा। ध्यान से देखिएगा, इधर होगा मेरे पास m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय दिस mv स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। अब इससे डिवाइड कर दीजिए बेटा ze स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बेटा। बहुत ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन 4 का स्क्वायर करा बेटा हमने, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक, इस 4 को इस थर्ड वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दिया अपॉन में mv स्क्वायर। इधर आए हम n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय दिस पर्टिकुलर टर्म। जो टर्म कट रही होगी उसे कैंसिल आउट करेंगे। जैसे हमने देखा बेटा, जैसे हमने देखा कि v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, m से एक पावर कैंसिल बेटा, और आगे देखते हैं 4 से 4 कैंसिल बेटा, पाई से एक पाई कैंसिल बेटा। तो बच्चा हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, इधर बचा हमारे पास m, इधर लिख देता हूं मैं इसको साफ साफ, mr स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बचा बेटा मेरे पास n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां देखेंगे यहां बचा z e स्क्वायर पाई, और ये दोनों टर्म चली जाएगी ऊपर बेटा एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बेटा। इससे एक पावर कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आई mr इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में देखेंगे z e स्क्वायर पाई बेटा। ठीक, बहुत ध्यान से समझते रहिए बेटा, जब आप r निकालेंगे तो r इज इक्वल टू होगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में z e स्क्वायर पाई m बेटा। दिस इज द रेडियस बेटा, दिस इज द रेडियस बेटा। बच्चा अब एक बात यहां ध्यान से समझेंगे, भाई h लेंथ कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है बेटा। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। z एटॉमिक नंबर है, इसकी वैल्यू, ठीक, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। अगर हम इसे देखेंगे, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, फिक्स है। पाई कांस्टेंट है, फिक्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, कांस्टेंट है बेटा। सो वी कैन से दैट r is directly proportional to n square and inversely proportional of z बेटा। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। तो बच्चा सबसे पहले हमने कैलकुलेट करा बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसकी रेडियस कितनी होगी बेटा। तो बच्चों अपने फर्स्ट पार्ट में हमने रेडियस को कैलकुलेट करा बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसके ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी बेटा। यहां पर हमने देखा बेटा कि h कांस्टेंट था, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, z कांस्टेंट, z वेरी करेगा सॉरी, e कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट। तो r जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ z बेटा। ठीक, अब
दूसरी ये कंडीशन समझते हैं बेटा कि रेडियस की वजह से या ऑर्बिट्स की वजह से वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा बेटा। ठीक, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। सेकंड, अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा। ठीक बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको एक कंडीशन समझाई थी जिसमें बोर ने ये कहा था सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसमें एंगुलर मोमेंटम mvr जो है दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh अपॉन 2 पाई बेटा। तो अगर आप v की वैल्यू निकालेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा nh अपॉन में 2 पाई इंटू mr बेटा। देखिएगा बहुत ध्यान से, हम जो ये रेडियस निकाल रहे हैं हम इसको n ऑर्बिट्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको आप rn बोल सकते हैं बेटा। ये जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं ये n के लिए निकाल रहे हैं, तो इसको vn बोल सकते हैं। बच्चा बहुत ध्यान से देखना, vn इज इक्वल टू nh, ध्यान से देखिएगा बेटा, nh अपॉन में 2 पाई m, और इस r की जगह ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, हम इसको rn बोल सकते हैं बेटा, रेडियस ऑफ n ऑर्बिट्स बेटा। इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई z e स्क्वायर पाई m बेटा। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चा, पाई से पाई कैंसिल, m से m कैंसिल बेटा। देखिएगा जो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी उसे कैंसिल कर देंगे, तो vn की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, n से e की पावर कैंसिल, h से e की पावर कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा z e स्क्वायर अपॉन में 2n h एप्सिलॉन नॉट बेटा। तो हमने देखा बच्चा जो वेलोसिटी थी n ऑर्बिट्स के लिए वो आई हमारे पास z e स्क्वायर अपॉन में बेटा 2n h एप्सिलॉन नॉट बेटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n बेटा। ठीक, अगर आप इन दोनों के लिए अब ग्राफ बनाते हैं ऑर्बिट के लिए, जैसे यहां अगर मैं रेडियस r और n के लिए ग्राफ बनाऊंगा, यहां अगर मैं r और n के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा बेटा। यहां अगर मैं वेलोसिटी और n के बीच में ग्राफ बनाऊंगा हाइड्रोजन एटम के लिए तो ये कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, इनवर्सली का। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। ठीक, तो बच्चा हमने दो कंडीशन समझी कि एक बार वेलोसिटी और n का ग्राफ कैसा होगा और एक बार रेडियस और n का ग्राफ किस तरह से होगा बेटा। ठीक, तो आई होप बेटा ये दो बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह से बेटा अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो उसे भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 2 पाई r अपॉन स्पीड जो अभी आप लोग कैलकुलेट करके आए बच्चा। एक बात समझेंगे बेटा, यहां मैंने 2 पाई r इसलिए लिखा बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और जिसकी डिस्टेंस या जो आप रेडियस है, जो डिस्टेंस है वो होगी बच्चा आपकी 2 पाई r। ठीक, तो इसको आप rn बोलेंगे, इसको vn बोलेंगे बेटा। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत सिंपल है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई rn, ये आई थी बेटा हमारे पास में इतनी वैल्यू, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में z e स्क्वायर पाई m बेटा। ठीक, और vn की वैल्यू हमारे पास इतनी आई थी बेटा, z e स्क्वायर अपॉन में 2nh एप्सिलॉन नॉट बेटा। देखिएगा ध्यान से, जो टर्म कैंसिल होगी उनको कैंसिल आउट करेंगे बेटा। देखिएगा कुछ कैंसिल हो रहा है,
सबसे पहले हमने देखा बेटा कि इसको ऊपर ले जाते हैं, तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 पाई n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू 2nh एप्सिलॉन नॉट अपॉन में बेटा, अपॉन में इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा z स्क्वायर, आगे e की पावर 4 पाई m बेटा। देखिएगा ध्यान से, अब देखना बच्चों, पाई से पाई कैंसिल, ठीक, ध्यान से देखिएगा तो t इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 n की पावर 3, n की पावर 3 h की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन में z स्क्वायर e की पावर 4 m बेटा, ठीक। ये हमारे पास वैल्यू आई। बच्चे एक बार ध्यान से देखिएगा, हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बेटा। तो डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई r, यहां हमने rn लिखा क्योंकि हम n ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, और वेलोसिटी v की जगह या स्पीड की जगह हमने vn लिखा बेटा। rn की वैल्यू हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी बेटा, यहां से देखिएगा ध्यान से, rn की जगह n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ze स्क्वायर पाई m बेटा, ये वाली वैल्यू। vn की जगह, इसकी जगह ये वाली वैल्यू हमने लिखी ze स्क्वायर अपॉन में 2nh एप्सिलॉन नॉट बेटा। फिर क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में इसको सबसे ऊपर ले गए बेटा, सबसे ऊपर ले गए, पाई से पाई कटा, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करी 4, n की पावर 2 और 1, n की पावर 3, h की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन में बेटा z स्क्वायर e की पावर 4 m बेटा। बच्चा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा, अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं तो t जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 3 बेटा, ठीक। इस बात को याद रखेंगे। जब हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, अगर मैं आपसे पूछता हूं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी f, तो यू विल से f इज इक्वल टू 1/t बेटा, 1/t बेटा, t की वैल्यू रख दीजिए, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा z स्क्वायर e की पावर 4 m अपॉन में 4 n की पावर 3 h की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बेटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बेटा। तो इस तरह से बेटा हमने 4 चीजें कैलकुलेट करी, फर्स्ट रेडियस, दूसरी वेलोसिटी, तीसरा टाइम पीरियड और चौथा बेटा फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों काफी सारी चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है भाई। सबसे पहले तो आप नोट्स जरूर बनाएं, बिना नोट्स के कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा बेटा, जो मैं टॉपिक समझा रहा हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी लाइटली ना लें बेटा, ठीक। अच्छे से मेहनत करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं बेटा, और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं अब, ठीक है। चलिए जल्दी आगे देखते हैं कि आगे हम एनर्जी को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। यहाँ देखिएगा, ये न्यूक्लियस है बेटा, ये न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं बेटा, ये एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा बेटा इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, तो यहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी बेटा। उनकी जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल रिमेन कंजर्व बेटा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। तो सबसे पहले हमने ये देखा बेटा कि जो टोटल एनर्जी होगी इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब बच्चे कहेंगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो बहुत आसान है, कैसे भाई? न्यूक्लियस के अंदर जो है यहां है प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए हम लिखते हैं Z, और न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला ये चार्ज पार्टिकल आपका Ze, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन माइनस E/R। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/R बेटा, यहां माइनस का साइन, क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि भाई इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो उसके लिए बच्चा हमें एक सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है,
तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी mv²/r इज इक्वल टू कूलाम फोर्स के इक्वल होगी बेटा, विच इज 1/4πε0। आगे आप लिखते थे बेटा ZE × E/r² बेटा। अब देखेंगे इससे एक पावर कैंसिल, तो mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE² बेटा। ठीक, अब बच्चे कहेंगे कि भैया हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं आई बेटा। इसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं इधर और इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल टू हाफ mv², जिसको मैंने कि काइनेटिक एनर्जी बोला, इसकी वैल्यू होगी, देखेंगे बेटा 1/8πε0 ZE²/r बेटा। ठीक, अब आप इसको टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। नाउ टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1/8πε0 ZE²/r माइनस पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू है 1/4πε0 ZE²/r बेटा। ठीक, देखेंगे बहुत ध्यान से। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम ले लेंगे आप 8πε0r बेटा, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी देखिएगा ध्यान से, इधर आए आपके पास 1 माइनस का 2 और ZE² आपने कॉमन ले लिया बेटा, तो आपके पास में वैल्यू आई माइनस का ZE² अपॉन में 8πε0 इंटू r बेटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी बच्चा। ठीक, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई। यहां पर एक बात समझ लेना बेटा कि जो r है, ये जो r है ये वेरी करेगा, तो इसको अगर आप Rn बोलते हैं, तो जब आप टोटल एनर्जी निकालेंगे यू हैव टू राइट माइनस का ZE² अपॉन में 8πε0 और Rn की जगह आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू बेटा, इंटू ε0 n² अपॉन में πmZE² बेटा। ठीक, देखिएगा पाई से पाई कैंसिल, तो टोटल एनर्जी आपके पास में आएगा माइनस का ZE², ये टर्म भी ऊपर चली जाएगी, ZE² अपॉन में बेटा, देखिएगा ध्यान से, अपॉन में आपके पास में आया, ऊपर m भी है बच्चा, ऊपर m भी है, अपॉन में आपके पास आएगा 8πε0² और आगे आ जाएगा बेटा n²h² बेटा। ठीक, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आए माइनस का Z²e⁴m अपॉन में 8πε0² n²h² बेटा। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास बेटा टोटल एनर्जी की, जब हमने Rn की वैल्यू को देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम इसको रेबर कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे तो R की वैल्यू होती है बेटा 1/8 e⁴m अपॉन में ε0² h⁻³ बेटा। ठीक, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे बेटा तो हम इसको रेबर कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है बेटा। ठीक, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास आएगी, चलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं, टोटल एनर्जी जो हमारे पास आएगी दैट इज माइनस का, देखिएगा बेटा, ऊपर हमारे पास बचा है Z², आगे है hc अपॉन में बेटा, अपॉन में बचा है बेटा हमारे पास में, देखिएगा ध्यान से, अपॉन में हमारे पास में भाई ये टर्म चली गई, ठीक है, ये टर्म चली गई, ठीक है, और n² बचा है, अपॉन में n² बचा है, ठीक, h⁻³ और c इधर आ गया और ऊपर आ जाएगा बेटा हमारे पास में r। तो सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी
इन द टर्म्स ऑफ रेबर कांस्टेंट बेटा। तो टोटल एनर्जी जो हमने कैलकुलेट करी TE दैट इज इक्वल टू माइनस का Z²hc अपॉन n² इंटू R बेटा। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं तो Z की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब 1 बन गया कांस्टेंट, H ये भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, और जो N है ये बदलेगा। इसका मतलब बेटा आप ये बोल सकते हैं टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² बेटा। टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² बेटा। ठीक, इस रेबर कांस्टेंट की वैल्यू याद रखिएगा 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स बेटा। ठीक, तो आई होप बेटा ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, चीज़ों को आपने देखा होगा। ठीक, बाकी आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बेटा। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखें बेटा। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने यहां पर एनर्जी को कैलकुलेट करा बेटा कि जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी और किस तरह से हम उसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो अभी जो हमारे पास एनर्जी आई बेटा उसकी वैल्यू है En इज इक्वल टू माइनस का R² अपॉन में n² बेटा। ठीक, एक बात समझ लेना बेटा, इस एनर्जी को हम n ऑर्बिट्स के लिए निकाल सकते हैं बेटा, n ऑर्बिट्स के लिए निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने यहां n लिख दिया बेटा। अब बोर के दो पॉस्टुलेट हम समझ चुके हैं। ठीक, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा उनको। अब थर्ड पॉस्टुलेट को देखते हैं बेटा कि बोर ने अपने थर्ड पॉस्टुलेट में क्या कहा। देखिएगा ध्यान से बच्चों, हमें एक सिंपल सी बात पता है कि भाई ये जो चीज है ये है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ जो है वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो भी डेफिनेट ऑर्बिट्स में। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो बोर ने अपने थर्ड पॉस्टुलेट में ये कहा बेटा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को चेंज करता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आना चाहता है बेटा, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल बेटा, तो हमेशा उसकी एनर्जी में डिफरेंस आएगा बेटा, हमेशा उसकी एनर्जी में डिफरेंस आएगा। कहने का मतलब है अगर एनर्जी में डिफरेंस नहीं होगा तो वो अपनी ऑर्बिट को चेंज नहीं कर सकता। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। मतलब जितनी एनर्जी वो उस ऑर्बिट में है उसी एनर्जी के साथ वो दूसरे ऑर्बिट में एंटर नहीं कर सकता, उसे एनर्जी में डिफरेंस लाना ही पड़ेगा। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है बेटा, ये फोटॉन की जो एनर्जी है रेडिएटेड एज फोटॉन, ठीक, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये फोटॉन की एनर्जी के बराबर है। कहने का मतलब है बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो जो हम एनर्जी डिफरेंस लिखते हैं उसे h न्यू के बराबर लिखा जाता है, Here h is the Planck's constant and nu is the frequency। इस बात को याद रखेंगे बच्चों। अब यहां देखना बेटा, अगर मैं E1 की वैल्यू लिखता हूं इस फॉर्मूले से तो E1 हो जाएगा माइनस का R² अपॉन में यहां पर लिखेंगे n1² बेटा। सेम एज इट इज अगर मैं E2 की वैल्यू लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का R² अपॉन n2² बेटा। ठीक, ध्यान से देखना बच्चों, तो h न्यू की जो वैल्यू होगी मेरे पास E2 की वैल्यू ये रही माइनस का R² अपॉन n2² बेटा। यहां ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस R² अपॉन में n1² बेटा। ठीक, अब आप क्या करेंगे बच्चा, ऊपर वाली टर्म में से R² जब आप कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2² बेटा। ठीक, देखिएगा ध्यान से, इधर है हमारे पास h न्यू बेटा, h से h कैंसिल बेटा। ठीक, अब हम सभी को एक बेसिक फॉर्मूला पता है कि जो c की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू बेटा। हेयर न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी
और न्यू की वैल्यू हो जाएगी c बाय लैम्डा बेटा। इस वैल्यू को जब आप यहां रखेंगे c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और आगे बचा है बेटा c से c कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू आई 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर बेटा। ठीक, ध्यान से देखिएगा बेटा, जब आप हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो यहां पर 4H एटम Z की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर बेटा। दिस इज द वेवलेंथ बेटा। सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ। ठीक, अब इसके बेसिस पे बेटा हम डिफरेंट एनर्जी सीरीज देखेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा। ठीक, अगर आपको लगता है बेटा कि जो ये एफर्ट्स मैं आप सभी के लिए दे रहा हूं ये अच्छे हैं, ठीक, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें बेटा। ठीक, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। अब डिफरेंट सीरीज कैलकुलेट करते हैं बच्चा इसके बेस पे। ठीक है, नोट्स जरूर बनाएं बेटा, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। देखिएगा बेटा, हमारे पास जो वैल्यू आई बेटा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर बेटा। ठीक, अब इसके बेसिस पे बेटा हम कुछ सीरीज को कैलकुलेट करेंगे। बहुत ध्यान से देखना बेटा, देखिएगा ध्यान से। डिफरेंट सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। डिफरेंट सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हम डिफरेंट सीरीज को कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले है बेटा लाइमन सीरीज। सबसे पहले है बेटा लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए n1 की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी 1 और n2 जो स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 4 एंड सो ऑन बेटा। तो इस तरह से जो हमें वेवलेंथ मिलेगी 1 अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर बेटा। ठीक, तो ये जो मिला बेटा हमें लाइमन सीरीज में, ये हमें मिलता है बेटा यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन बेटा। लाइमन के बाद आता है बेटा बाल्मन सीरीज बेटा। जो बाल्मन सीरीज है बेटा इसके लिए n1 की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से और n2 की जो वैल्यू स्टार्ट होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 3, 4, 5 एंड सो ऑन बेटा। तो हमारे पास वैल्यू आई 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर बेटा। ठीक, यहां पर हमें मिलेगा बेटा विजिबल प्लस यूवी रीजन बेटा, विजिबल प्लस यूवी रीजन बेटा। ठीक, पहला है आपका लाइमन, फिर हो गई बाल्मन, फिर आती है बेटा थर्ड पाश्चन सीरीज बेटा। पाश्चन सीरीज के लिए बेटा, पाश्चन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू स्टार्ट होगी 3 से, एक एक नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा बेटा, और n2 की जो वैल्यू है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 4, 5, 6 एंड सो ऑन बेटा। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर बेटा। ठीक, यहां पर हमें मिलेगा बेटा इंफ्रारेड रीजन बेटा। ठीक, फोर्थ आता है बेटा आपका ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट
सीरीज बेटा, और ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू बेटा 4 होगी और n2 की वैल्यू 5, 6 एंड सो ऑन बेटा। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर बेटा। ठीक, इस बात को याद रखना। यहां पर भी हमें बेटा इंफ्रारेड रीजन मिलता है, इंफ्रारेड रीजन मिलता है बेटा। और लास्ट वाली आती है बेटा पेफोन्ड सीरीज बेटा, पेफोन्ड सीरीज बेटा। पेफोन्ड सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी और n2 की वैल्यू 6, 7 एंड सो ऑन बेटा। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहां पर भी इंफ्रारेड रीजन मिलेगा बेटा। ठीक, अब ये जो डिफरेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए आप ये सीरीज बना रहे हैं बेटा, इसे हमें इंडिकेट भी करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में बिना डायग्राम के नंबर नहीं मिलने वाले। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना बेटा, इस सीरीज को आप कैसे बनाएंगे। ये न्यूक्लियस, यहां आप ऑर्बिट बनाते जा रहे हैं बेटा, ऑर्बिट बनाते जा रहे हैं। ठीक, 5 या 6 आप ये बना सकते हैं। काउंट कर लेता हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक और बना लेता हूं। ठीक, अच्छे से आप इसमें ही इसको इंडिकेट कर सकते हैं बेटा। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले हमने लाइमन सीरीज देखा और लाइमन सीरीज के लिए जो ये स्टार्ट होगी फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट होगी बेटा। तो यहां पर आपका n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, देन n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 एंड देन n इज इक्वल टू 6 बेटा। सबसे पहले लाइमन सीरीज देखेंगे, ये फर्स्ट उससे स्टार्ट हो रही है बेटा। तो ये आपका फर्स्ट वो है, यहां से लाइमन सीरीज को स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये आ गई आपकी लाइमन सीरीज बेटा। ठीक, पहले आ गई आपकी लाइमन सीरीज। फिर हमने देखा बेटा बाल्मर सीरीज जो थी, बाल्मर सीरीज जो थी ये सेकंड उससे स्टार्ट होगी जब n जो है वो 2 होगा, n2 से स्टार्ट होगा। यहां से इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे बेटा। ये आपकी बाल्मर सीरीज आ गई बेटा। ठीक, अब यहां देखेंगे बेटा जो पाश्चन सीरीज है ये थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होगी। तो ये रहा आपका थर्ड, ये आ गई बेटा आपकी पाश्चन सीरीज। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट सीरीज, ये फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट होगी। देखिएगा ध्यान से, ये फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट होगी। इसको इधर से बना देता हूं मैं, अच्छे से समझते रहिएगा बेटा। ठीक, ये आ गई आपकी ब्रैकेट सीरीज बेटा, ये आ गई आपकी ब्रैकेट सीरीज बेटा। और लास्ट में बेटा आपकी पेफोन्ड सीरीज, ये जो है ये फिफ्थ उससे स्टार्ट होगी यहां से बेटा। ठीक, तो इस तरह से बेटा हम डिफरेंट सीरीज बना सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बेटा। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, जो है एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा। कि हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो क्या होंगे, मतलब फर्स्ट लेवल में एनर्जी कितनी होगी, सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, थर्ड ऑर्बिट में कितनी होगी, फोर्थ ऑर्बिट में कितनी होगी और इन्फिनिटी तक कितनी होगी बेटा। बहुत ध्यान से समझना बच्चों। यहां देखेंगे हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है En इज इक्वल टू माइनस का आर जेड स्क्वायर एच सी अपॉन एन स्क्वायर बेटा। ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना बेटा। आर की जो वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स बेटा। जेड जो है ये 1 होगा 4 एच एटम बेटा। हाइड्रोजन एटम के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी। ध्यान से देखना, एच जो है बेटा ये है प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा। तो इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड बेटा।
c है आपका स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड बेटा। ठीक, यहां देखेंगे बेटा, तो ई एन की वैल्यू मेरे पास आई माइनस का आर की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी बच्चा मैंने, z की जगह 1 लिख दिया। ठीक, h की जगह 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और c की जगह 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में बेटा n स्क्वायर बेटा। तो ये जो एनर्जी मिलेगी बच्चा हमें जूल में मिलेगी। क्लियर है? अब अगर मैं इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे उसके लिए एक सिंपल सा काम करना होगा बेटा, मुझे उसके लिए एक सिंपल सा काम करना होगा। ठीक, उसके साथ साथ बेटा एक चीज का ध्यान रखते हैं कि हमें डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी कैलकुलेट करना है। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट तो n इज इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे बेटा, n इज इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे बेटा। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जब आप एनर्जी निकालेंगे E1 दैट इज इक्वल टू, ध्यान से समझना बेटा, माइनस का 1.097 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय n की जगह 1 लिखेंगे और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। तो ये एनर्जी आपको मिलेगी ईवी में बेटा। ठीक, अब एक बात समझना बेटा, अगर मैं स्टार्टिंग में यहां पर n की वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूं तो हमें बार बार मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। एक काम करते हैं, जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं एनर्जी का, फिर ऑर्बिट बदलते रहेंगे और एनर्जी मिलती रहेगी बेटा। जैसे यहां देखना बेटा, अगर मैं इसको En ही लिख देता हूं और यहां पर n स्क्वायर करता हूं, ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अभी नहीं निकालते, आगे कैलकुलेट करेंगे। तो En की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 13.6 EV अपॉन n स्क्वायर बेटा। ध्यान से देखना, अब यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कैसे? फॉर फर्स्ट ऑर्बिट बेटा, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट बेटा, पहले ऑर्बिट के लिए n जो है वो 1 आ जाएगा। जब पहले ऑर्बिट के लिए n 1 आ जाएगा तो E1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 13.6 EV। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इतनी आ गई बेटा। अब सेकंड के लिए देखो, फॉर सेकंड ऑर्बिट बेटा, सेकंड ऑर्बिट के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू 2 रिप्लेस कर दीजिए। जब आप यहां 2 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो E2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13.6 EV को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 3.4 EV बेटा। ठीक, इस तरह से बेटा जब आप E3 निकालेंगे इसकी वैल्यू होगी माइनस का 1.5 EV। इस तरह से E4 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.85 EV। और इस तरह से बेटा जब आप इंफिनिटी n ऑर्बिट के लिए निकालेंगे, इनफाइनाइट ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालेंगे तो ये हो चुकी होगी 0। मतलब जो इंफिनिटी पे ऑर्बिट है उसके लिए एनर्जी हमारी आ चुकी है 0। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी इतनी आई, सेकंड के लिए ये, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, ऐसे आप बहुत सारे ऑर्बिट्स के लिए निकाल सकते हैं बेटा। अब इसके लिए अगर हम एनर्जी लेवल्स बनाते हैं, मतलब इसको एक स्पेक्ट्रम के थ्रू अगर दिखाते हैं, ठीक, तो इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये अलग अलग ऑर्बिट बना रहा हूं मैं कि इनके लिए एनर्जी कौन सी सीरीज कहां से स्टार्ट होगी। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना बच्चों। हमने एक सिंपल सी बात कही कि n इज इक्वल टू 1। जब फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं n इज इक्वल टू 1 बेटा, तो यहां पर जो हमारे पास एनर्जी आई थी दैट इज माइनस का 13.6 EV बेटा। क्लियर? जब n इज इक्वल टू 2 लिखा था तो यहां पर वैल्यू आई थी बेटा हमारे पास माइनस का 3.4 EV बेटा। जब n इज इक्वल टू 3 लिखा था तब एनर्जी आई थी बेटा माइनस का 1.5 EV बेटा। जब n इज इक्वल टू 4 लिखा था
तब एनर्जी आई थी बेटा माइनस का 0.85 EV बेटा। जब n इज इक्वल टू 5 लिखा था तब इसके लिए एनर्जी आएगी माइनस का 0.54 EV बेटा। और इस तरह से अगर आप लास्ट ऑर्बिट के लिए देखते हैं, इन्फिनिटी पे देखते हैं, तो यहां पर आपको एनर्जी 0 मिली थी बेटा। ठीक, अब यहां देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं बेटा जो फर्स्ट ऑर्बिट से जो सीरीज स्टार्ट होती है दैट इज लाइमन सीरीज बेटा। तो सबसे पहले लाइमन सीरीज के लिए ये ड्रॉ करेंगे। इट इज द लाइमन सीरीज बेटा। ठीक, पहले आ गई लाइमन सीरीज, उसके बाद आती है बेटा आपकी, ठीक, पहले आ गई आपकी लाइमन सीरीज। ठीक है, अब इसके बाद हम लाइमन सीरीज के बाद दूसरी नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं बेटा, अपनी जो है हमारी बाल्मर सीरीज बेटा। ठीक, बाल्मर सीरीज के लिए n जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, लाइमन है, इट इज लाइमन। ठीक, फिर बाल्मर सीरीज आ गई बेटा। फिर आती है हमारी पाश्चियन सीरीज, थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होगी पाश्चियन सीरीज। ठीक, फिर फोर्थ से हम लिखते हैं बेटा, आती है हमारी ब्रैकेट सीरीज। और लास्ट में n इज इक्वल टू 5 से फिर हम लिखते हैं बेटा पेफुंड सीरीज। ठीक, तो इस तरह से बच्चा हम डिफरेंट सीरीज को दिखा सकते हैं, या आप बोल सकते हैं एनर्जी लेवल दिखा सकते हैं। किसके लिए बच्चा? हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक, आई होप बेटा आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, देखा होगा, और इनके प्लीज़ प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।